नैना एक नागिन थी, लेकिन वो बहुत ही झूठी थी। उसके मुंह पर हमेशा ही झूठ रहता। ऐसे ही एक दिन नैना नागिन आनंदपुर नाम की एक जगह पर जाती है। नैना को काफी ज्यादा भूख लगी थी। इतनी भूख लग रही है मुझे, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से अपने लिए खाने का इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। नैना एक बूढ़े आदमी के पास जाती है, जो अपने घर के बाहर दूध रोटी खा रहा था। नैना उस आदमी के पास जाती है और गूंगी होने का नाटक करते हुए कहती है, वो है, वो है। बेटा क्या हुआ, तुम बोल नहीं सकती? हैं? कोई बात नहीं, आओ बेटा, मेरे पास बस यही खाना है, तुम खा लो। इंसानों को पागल बनाना कितना आसान है। वो किसी की भी बातों में कितनी जल्दी आ जाते हैं। थोड़ा सा नाटक किया, ये बूढ़ा खाने को दे रहा है मुझे। इंसानों के पास सच में दिमाग की कमी होती है। वो बूढ़ा आदमी अपना खाना नैना को दे देता है और नैना भी बड़े मजे से खाती है। कुछ देर के बाद में नैना उस आदमी के घर पर ही सो जाती है। काफी देर बाद जब नैना की आंख खुलती है तो वो बूढ़ा आदमी बड़ी ही मशक्कत से चूल्हा जला रहा था और धुएं की वजह से उसकी आंखों में जलन भी हो रही थी। लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली हो गई, इसलिए चूल्हा जल ही नहीं पा रहा। मेरे घर में ये बेचारी गूंगी बेटी आई है। मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन इसे कैसे भूखा रहने दूँ? और ये चूल्हा भी है जो जलने का नाम नहीं ले रहा है। अगर थोड़ी देर तक चूल्हा नहीं जला तो बेटी के लिए मैं बाहर से ही खाना लेकर आऊंगा। उस आदमी की बात नैना सुन रही होती है और सुनने के बाद नैना पलंग से उठ जाती है और रोने लगती है। नैना को रोते देखकर वो बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ठीक तो हो ना तुम? कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? हे भगवान, आप भी क्या करते हो? ये बेचारी बच्ची बोल नहीं सकती है, किसी को भी अपना दुख कैसे बता सकती है। लेकिन अब मैं क्या करूं इसके लिए? वो है। लगता है इसे भूख लगी है, लेकिन खाना तो बना ही नहीं है। बच्ची को तो देखकर यही लग रहा है कि इस बेचारी बच्ची ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। कोई बात नहीं, अगर मैं किसी की भूख मिटाने के लिए काम भी आया तो मुझे खुशी होगी। मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ इस बच्ची के लिए। वो आदमी नैना के लिए बाहर से खाना लेने चला जाता है। बूढ़ा आदमी बेचारी नैना के लिए इतना कर रहा था और नैना बार बार उसके साफ दिल का फायदा उठा रही थी। जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो नैना घर से बाहर निकलती है कि तभी रीमा नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, अरे तुम कौन हो और तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम मुझसे पूछने वाली होती कौन हो? मैं तो यहाँ सुबह से ही हूँ, बस मेरे बाबा ही घर पे हैं और मैं अपने बाबा के साथ रहती हूँ। जाओ तुम मेरे घर से। ये घर तुम्हारे बाबा का है, तुम किससे पागल बना रही हो? पागल तो तुम बनाने आई हो। मेरे घर में खड़ी होकर मुझे ही कह रही हो कि मैं कौन हूँ और मैं पागल बना रही हूँ। देखो, मुझसे ज्यादा कुछ मत बोलो और यहाँ से चुपचाप जाओ, वरना धक्के देकर निकालना भी आता है मुझे। नैना रीमा को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगती है। तभी वहाँ रीमा के पिता यानी कि वही बूढ़ा इंसान आता है और ये देखकर बोलता है, अरे रीमा बेटा, तुम यहाँ, वो भी इस समय? पिताजी, आप पहले ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ये लड़की मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है। बेटा, ये बेचारी गूंगी है, बोल नहीं पाती। इसे बहुत भूख लगी थी, रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने इसे रहने दिया और खाना खिलाया। बेटा, ये मेरी बेटी है, यही इस घर को चलाती है। पिताजी, ये गूंगी नहीं है, बोल सकती है। मुझसे अब तक तो बहुत बोल रही थी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे भोलेनाथ जी ने मुझे जुबान दिया तो मैं बोल सकती हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी को दिमाग दिया होता तो वो किसी अनजान को अपने घर नहीं बुलाते। बेटा, मैंने तेरी बस एक पिता की तरह ही मदद की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरा ही फायदा उठा रही है। बेटा, किसी के साथ ऐसा मत करना। तुम्हारे ये दो मुंह मुझे किसी और से शायद न झेले जाएं। नैना वहाँ से चली जाती है। नैना ऐसा ही करती, पहले तो बहुत झूठ बोलती,
और पकड़ी जाने पर उन्हीं लोगों को गलत बोल दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो जंगल में जाती है तो वहाँ एक अघोरी तपस्या कर रहा था। उस अघोरी को देखकर नैना खुद से कहती है, क्या बात है, ये तपस्या कर रहे हैं, मुझे इनकी तपस्या तो भंग करनी ही चाहिए। नैना तुरंत अघोरी के पास जाती है और चिल्लाती है, अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो, मेरे घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं मरना है, मुझे मत मारो, बचाओ। ऐसा बोलते हुए नैना उस अघोरी पर ही गिर जाती है और उसकी तपस्या भंग करवा देती है। अघोरी की तपस्या भंग हो जाती है और वो खड़ा हो जाता है। नैना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये कौन सी तपस्या हुई जो किसी ने भंग कर दी, आप जाओ, आपसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मूर्ख लड़की, एक अघोरी की तपस्या भंग करने के बाद तू उस पर हंस रही है। तुझे नहीं पता मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ। तूने मेरे इतने सालों की तपस्या भंग की है। अरे रे, बोल तो ऐसे रहे हो कि पता नहीं कब से थे। 2-4 पहर की तपस्या को ना तपस्या नहीं कहते हैं। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस तरह तूने मेरी तपस्या भंग की है उसी तरह जब कभी भी तू कोई झूठ बोलने की कोशिश करेगी या झूठ बोलेगी तो तेरे 2 सिर पर कट हो जाएंगे, जिसमें से एक सिर बिल्कुल सत्य बोलेगा। मुझे माफ कर दो, अगर ऐसा हुआ तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मेरे माता पिताजी का क्या होगा? आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं एक विवाहित और नागलोक से निष्कासित नागिन हूँ। तुझे अब भी यही लग रहा है कि मेरा श्राप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तू खुद नागिन है और तूने एक शिव भक्त अघोरी की तपस्या भंग की है। तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए अघोरी जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे नहीं पता था कि सच में मेरे 2 सर आ जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। ये श्राप अब वापस नहीं हो सकता। अब तुझे अपनी पूरी जिंदगी श्राप के साथ काटनी पड़ेगी। ऐसे मत कहिए, कोई तो हल होगा ना, कोई तो उपाय होगा। आप अपना श्राप मुझसे वापस ले लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर तुझे इस श्राप से मुक्त होना है तो बस एक ही उपाय है, कभी अपने मुख से झूठ मत बोलना। यदि झूठ बोला तो तुम्हारा दूसरा सिर पर कट होगा और तुम्हारे इस झूठ को ज्यादा चलने नहीं देगा। श्राप के बाद नैना को बहुत ज्यादा अफसोस होता है अपनी करनी के ऊपर, लेकिन बचपन की आदत एक श्राप से तो बदल नहीं सकती थी। इसीलिए अब जहाँ भी नैना जाती और झूठ बोलती तो उसका दूसरा सर प्रकट हो जाता और सच बता देता। नैना से लोग डरने लगे थे, इसीलिए अब नैना काफी दूर एक छोटे से गांव में आकर रहने लगती है, जहां वो खुद अपने सब काम किया करती। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नैना के पास ज्योति नाम की लड़की आती है। मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। आप पहले तो इस गांव में नहीं रहती थी। आप नई आई हो क्या? आपको इस गांव में कभी देखा नहीं मैंने। हाँ, मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही इस गांव में रहने आई हूँ। अच्छा, फिर तुम कौन हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम अकेले रहती हो? तुम कहाँ से आई हो? अगर मैंने झूठ कहा तो ये मुझसे डर के दूर भाग जाएंगी और फिर वापस मुझे इस गांव से भी जाना पड़ेगा। लेकिन सच बताया कि मैं एक नागिन हूँ, तब भी तो मुझसे डरेंगे ही ना। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? दरअसल मैं एक नागिन हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो बस यहाँ रहने आई हूँ। तुम भी ना, क्या मजाक कर रही हो? नागिन तो बस टीवी में ही होती हैं और कहानियों में। असल जिंदगी में तो हम जैसे इंसान होते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ। और हाँ, मैं नागिन की नाग हूँ जैसे। चलो अच्छा है, तुम बहुत मजाक करती हो और मुझे मजाकिया लोग बहुत पसंद है। तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। अब तक मैंने झूठ बोला तो कोई मेरे पास नहीं आया, और जब सच बोला तो मुझसे दोस्ती हो गई इस लड़की की। शायद उस अघोरी का श्राप मेरे लिए वरदान ही है। 2 सर वाली नागिन जो इतनी बिगड़ी थी, अब वो सुधर जाती है। नशीली नागलोक की बहुत सुंदर नागिन थी, जिस पर नागलोक के नाग अपनी जान छिड़कते थे। पर नशीली को अपने नाम की तरह नशा करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन नशीली हाथों में मदिरा का भरा हुआ पात्र लिए नशे में गाती है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को, सारे नागों को पटाने को, नागवासियों को सुलगाने को। नशीले की आवाज सुनकर वहाँ केशव नाग आता है और उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, नशीली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि नशा मत किया करो। ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
अरे मेरी जान, मेरे प्रेमी केशव, मुझे कुछ नहीं होगा। नशीली के नाम में ही नशा है, तो नशा मुझे कुछ नहीं कर सकता। आओ ना, तुम भी मेरे साथ चाहत के 2 जाम लगा लो। नहीं नहीं, अब ना तुम जाम लगाने जा रही हो, ना ही मैं। चलो गुफा में आराम करो, थोड़ी देर बाद तुमको होश आ जाएगा। केशव की बातें सुनते सुनते ही नशीली उसकी बाहों में सो जाती है और केशव उसे अपनी बाहों में उठाकर उसकी गुफा में ले जाता है और आराम करने के लिए उसे वहीं छोड़ देता है। कुछ वक्त बाद जब नशीली होश में आती है तो खुद से कहती है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो मदिरा पान कर रही थी, पर यहाँ कौन लाया? चलो कोई नहीं, जो लाया ले आया, पर मेरा नशा उतर गया, मुझे और नशा चाहिए। इतना कहकर नशीली अपनी गुफा में छुपा कर रखी हुई मदिरा की बोतल को तलाशने लगती है, पर सभी बोतल अब खाली हो चुकी थी। तभी वहाँ पर नशीली की दोस्त रमिता आकर उससे कहती है, अरे नशीली, क्या तलाश कर रही हो? रमिता, नशीली नशा तलाश रही है। अरे नशीली, ये सब मत पिया करो। देखो तुम मुझे बताओ मत, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, बस मेरे साथ चलो। कहाँ पर? धरती लोक चलो। इतना कहकर रमिती नशीली को अपने साथ धरती लोक ले जाती है, जहाँ वो दोनों शराब की ठेके पर पहुँचती है, जहाँ एक आदमी शराब की बोतल हाथ में लिए दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। तभी उसे देखकर नशीली कहती है, अरे वाह, वो देखो, वो मानव कितने बढ़िया धुएं के छल्ले बना रहा है। क्या ये भी कोई नशा है? अगर ये नशा है तो मुझे भी करना है। अरे पागल हो गई हो क्या? एक तो नशा करती हो, वो क्या कम है जो अब ये नशा करने चली हो? नशीली का काम ही नशा करना है, तो नशा करना तो हक है मेरा। इतना कहकर नशीली रमिता को वहीं छोड़कर उस आदमी के पास जाती है और उससे बोलती है, ये क्या है जिससे धुआं निकल रहा है? अरे मैडम, नशा मैंने किया है, मैं की बातें आप कर रही हो। क्योंकि मेरी रग रग में नशा है। बताओ इसे क्या कहते हैं? मैडम, इसे सिगरेट कहते हैं। इसे दारू के साथ पीने से नशा बढ़ जाता है। क्या सच में? लाओ मुझे भी 2 सिगरेट। हाँ, ले लो, जला भी दूं? हाँ हाँ। इतना कहकर नशीली सिगरेट को अपने मुंह में रखती है और वो आदमी लाइटर से उस सिगरेट को जला देता है, जिसके बाद नशीली एक के बाद एक सिगरेट के छल्ले बनाने लगती है और वापस से रमिता के पास आकर कहती है, रमिता, तुम भी सिगरेट पियोगी क्या? नहीं, मुझे ये सब नहीं पीना। अरे रमिता, पी ले, यही जिंदगी है, जी ले। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, पर तूने ये क्या बला ली है हाथों में? ये सिगरेट है, उस आदमी से ली है हमने। आज से मदिरा का नशा बंद और सिगरेट का नशा चालू। जल्दी बुझा इसे और वापस से नागलोक चल। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? रुक जा, पहले सिगरेट तो ले लेने दे। पर कहाँ मिलेगी? उस आदमी को ही पता होगा, उसे ही कहती हूँ। इतना कहकर नशीली वापस से उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद वो आदमी उसे पास की पनवाड़ी की दुकान पर ले जाता है और वहाँ से नशीली काफी सारी सिगरेट खरीदती है, जिसके बाद वो रमिता के साथ वापस नागलोक आती है। यूं ही वक्त गुजरता है और नशीली को सिगरेट पीने की गंदी लत लग जाती है। वो नागलोक में सभी से छुपती छुपाती सिगरेट के छल्ले बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन नशीली अपनी गुफा में सिगरेट पी रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और नशीली अपनी सिगरेट का सुट्टा मारकर बाकी की सिगरेट नीचे फेंक देती है और उसे पैर से बुझाकर उस पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ नशीली की माँ अमृता आती है। अरे नशीली, तू यहाँ? मैंने पूरा नागलोक छान लिया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? और ये क्या गंदी सी महक आ रही है? आज से पहले तो नागलोक में ये महक कभी सूंघी ही नहीं। कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? नशीली ज्यादा देर धुआं अपने मुंह में नहीं रख पाती और वो धीरे धीरे उसके नाक और मुंह से बाहर आने लगता है। ये देखकर अमृता घबरा जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया नशीली तुझे? तू सुलगते हुए कोयले की तरह धुआं क्यों दे रही है? माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, शांत हो जाओ। अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ? देखा मैंने अभी तुझे धुआं छोड़ते हुए। माँ, मैं धुआं नहीं छोड़ रही थी, सिगरेट पी रही थी और आप आ गई। बस आपसे छुपाने के लिए मैंने धुआं मुंह में रोक लिया, पर वो रुक ही नहीं पाया। सिगरेट क्या होता है? ये कहाँ से मिला तुझे? अमृता की बात सुनकर नशीली जल्दी से अपनी छुपा कर रखी हुई सिगरेट की डब्बी में से
एक सिगरेट निकालकर जलाती है और उसे पीते हुए कहती है, माँ इसे कहते हैं सिगरेट। ये नशा मैं धरती लोक से लेकर आई हूँ। आओ आप भी मेरे साथ मिलकर पियो। शर्म नहीं आई तुझे एक नागिन होकर नशा करते हुए? तेरा नाम नशीली इसलिए नहीं रखा कि तू ये सब नशा कर सके। माँ आपको जो कहना है कहो, पर मैं सिगरेट पीती रहूंगी। इतना बोलकर नशीली सिगरेट पीती हुई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हर कोई नशीली की सिगरेट पीने की आदत के बारे में वाकिफ था, पर किसी की भी परवाह किए बिना नशीली लगातार सिगरेट पिया करती। ऐसे ही एक दिन केशव नशीली के पास आता है और उसे अपने साथ धरती लोक ले जाता है, जहाँ वो उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसे धूम्रपान की वजह से बीमार हुए लोगों से मिलवाता है, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे और उनके अपने उन्हें ऐसे देखकर तड़प रहे थे। ये सब देखकर नशीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी केशव कहता है, देख लो, ये भी वही लोग हैं जिनके माता पिता और उनके प्यारों ने उनको बहुत समझाया, पर वो नहीं माने और लगातार नशा कर करके आज खुद को इस हाल में ले आए हैं। और उनके अपने इन्हें देखकर कैसे दर्द में तड़प रहे हैं। ये जो सिगरेट तुम इतने शौक से पी रही हो, यही वजह है इन सब के यहाँ होने की, क्योंकि अंदर से इंसान हो या नागिन, हर किसी को खत्म कर देती है। अब आके तुम देख लो, तुम्हें जो भी करना है। केशव की बात सुनकर नशीली शांत हो जाती है और कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो दोनों नागलोक वापस आते हैं और केशव कहता है, क्या हुआ नशीली, कुछ तो कहो, सब ठीक तो है ना, बोलो। नशीली केशव के गले लग जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो केशव, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी और सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही हूँ। मुझे नशा करने की ऐसी गंदी लत लग गई थी कि मैं सब भूल गई थी, पर आज सब सच को अपनी आंखों से देखा है मैंने। एहसास हुआ है कि जीवन कितना अमूल्य है और मैं इसे ऐसे ही बर्बाद कर रही थी। आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूँगी। नशीली रो मत, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बस अब कभी इस नशे को अपनी जुबान से मत लगाना। इस तरह नशीली का नशा करना हमेशा के लिए छूट जाता है और वो सभी नाग नागिनों के साथ घुल मिल कर रहने लगती है। नागलोक में शीत लहर चल रही थी। चारों तरफ चल रही बर्फीली हवाओं में नागलोक को बर्फ से ढका हुआ था। ये सब कुछ नागिन विशु अपने कक्ष के झरोखे से देख रही थी। तभी कक्ष में विशु की मां नागिन मीनाक्षी आती है, जो अपनी पुत्री को झरोखे के पास देखकर बोलती है, पुत्री, झरोखे से क्या देख रही हो? पूरा नागलोक तो बर्फ की चादर से ढका हुआ है। हाँ माँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इस बार नागलोक में इतनी बर्फ कैसे? नागलोक का वातावरण पृथ्वी लोक से विपरीत है। इस वक्त पृथ्वी लोक पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए नागलोक में उसके विपरीत बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसका मतलब मुझे इस ठंड से बचने के लिए पृथ्वी लोक जाना चाहिए, वरना यहाँ के तापमान में तो मैं स्वयं बर्फ बन जाऊंगी। विशु अपनी माँ के कक्ष से जाने के बाद अपनी सखी नव्या को जादुई गोले पर संदेश भेजती है अपने पास आने का। नव्या नागिन ये संदेश प्राप्त करते ही विशु नागिन के कक्ष में प्रकट होकर उससे कहती है, तुमने मुझे बुलाया विशु? हाँ नव्या, तुम्हें पता है इस बार नागलोक में अत्यधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? पृथ्वी लोक, क्योंकि पृथ्वी लोक पर अत्यधिक गर्मी है, इसलिए नागलोक में उसके विपरीत ठंड है। तो क्या हम पृथ्वी लोक चले? इस ठंड से कुछ समय की ही सही राहत तो मिलेगी। उपाय तो सही है, लेकिन किसी को पता चल गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी केचुली को अपना रूप देकर यहाँ बैठा जाएंगे ना। लेकिन हमारी केचुली हमारा रूप लेगी तो वो एक मूर्ति बनी रहेगी, ना ही कुछ बोलेगी, ना ही कोई हरकत करेगी। इससे किसी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। हम दोनों को सोती हुई अवस्था में इस कक्ष में छोड़कर जाएंगे। नव्या को विशु का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद बिना देरी किए हुए वो अपनी केचुली को अपना रूप देकर नागलोक से धरती लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ तेज तापमान में आकर विशु नव्या से कहती है, नव्या, यहाँ का तापमान तो सच में अत्यधिक है। पृथ्वीवासी कैसे यहाँ इतना ताप सह कर रह पा रहे हैं? बर्फ खाकर, वो देख। नव्या विशु को एक आइसक्रीम की रेडी की तरफ करती है, जहाँ लोगों की भीड़ थी। ये देखकर विशु और नव्या भी उस भीड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर भीड़ में से एक औरत से पूछते हैं,
सुनिए, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, आप बता सकती हैं? अरे देख नहीं रही हो क्या कितनी गर्मी है? तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग आइसक्रीम खरीद रहे हैं। इस आइसक्रीम पार्लर से तुम भी ले लो, वरना गर्मी के कारण बेहोश हो जाओगी। उस औरत की बात को सुनकर नव्या और विशु अपनी शक्तियों से धरती लोक की मुद्रा प्रकट करते हैं और उससे आइसक्रीम खरीद कर खाने लगते हैं। दोनों नागिनें जैसे ही आइसक्रीम को चखती हैं, तो एक साथ कहती हैं, ये तो मीठी बर्फ है। सही कहा ना? तो धरतीवासी बर्फ खाकर इस ताप को झेल रहे हैं। और देखो ना, यहाँ कितनी बिक्री हो रही है इस मनुष्य की रंग बिरंगी बर्फ को बेचकर। मनुष्य को अपना फायदा निकालना अच्छे से आता है। यहाँ तापमान ज्यादा होने के कारण बर्फ बिक रही है, तो क्यों ना हम भी नागलोक की बर्फ यहाँ लाकर बेचें? लेकिन उसको रंगीन कैसे करेंगे? अपनी शक्तियों से सखी, हम दोनों पृथ्वी लोक पर अपना खुद का व्यवसाय खोलकर यहाँ की मुद्राएं कमा सकते हैं, जिसे हमें बार बार अपनी शक्ति से मुद्राएं प्रकट नहीं करनी होगी। सही कहा। चलो हम नागलोक से बर्फ को किसी चीज में एकत्रित करके धरती लोक पर लेकर आते हैं। अपनी परियोजना बनाकर दोनों नागिनें वहाँ से नागलोक में आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्ति से पृथ्वी लोक जैसा एक बर्फ एकत्रित करने वाला डब्बा प्रकट करती हैं। उसमें नागलोक की बर्फ को भरने लगती हैं। अपना काम पूरा होने पर वो दोनों जैसे ही वहाँ से प्रस्थान करने को होती हैं, तभी वहाँ नागलोक का एक नाग नयन आता है, जो दोनों को एक विचित्र डब्बा लेकर जाते हुए देखकर कहता है, अरे नागिन विशु और नागिन नव्या, कहाँ जा रही हो आप लोग? वो लगता है नव्या, अब हमें इसे भी अपने व्यवसाय में शामिल करना होगा, वरना ये नागलोक में सभी को बता देगा कि हम यहाँ की बर्फ ले जाकर कुछ कर रहे हैं। फिर सब हमें शक की निगाहों से देखेंगे। हाँ सही कहा तुमने। अरे आप दोनों खुद ही बात करती रहोगे या मुझे भी बताओगी कि आप दोनों कहाँ जा रही हो और ये विचित्र सी वस्तु क्या है आपके हाथों में? नयन नाग, हम आपको सब बताते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आप हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलिए। विशु नव्या और नयन के साथ पृथ्वी लोक आती है और उसके बाद नयन नाग को सब कुछ बता देती है। ये सब जानने के बाद नयन नाग भी उनके इस व्यवसाय में रुचि दिखाता है और तीनों मिलकर धरती लोक पर अपना एक आइसक्रीम पार्लर खोलते हैं, जिसका नाम होता है नागिन का आइसक्रीम पार्लर। तीनों मिलकर अपनी शक्तियों से नागलोक की बर्फ को अलग अलग आकार देकर और रंग देकर आइसक्रीम बेचना शुरू करते हैं। और सबसे पहले उनके आइसक्रीम पार्लर पर वही औरत आती है जिसने उन्हें आइसक्रीम के बारे में बताया था। अरे तुम दोनों तो वही लड़कियां हो ना जो उस दिन मुझसे आइसक्रीम के बारे में पूछ रही थी? हाँ, हम वही हैं और आपके कारण ही आज हमने अपना ये व्यवसाय शुरू किया है, इसलिए आप जो भी आइसक्रीम चाहें ले सकती हैं। इसके लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं है। सच में? तो मुझे सबसे महंगी वाली आइसक्रीम दे दो। उस औरत के आइसक्रीम मांगने पर नव्या उसको बर्फ के डब्बे में से एक बड़ी सी आइसक्रीम देती है और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर जाती है। लेकिन कुछ दूर जाकर ही वो उसकी आइसक्रीम पिघलने लगती है और बिना खाए ही। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जब तक वो वापस जाती, उस आइसक्रीम पार्लर पर लोगों की बहुत भीड़ थी। ये देखकर वो औरत कहती है, नागिन का आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन ये तो सच में नाग निकले। बताओ, फ्री की आइसक्रीम देकर खुश किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये आइसक्रीम खाए बिना ही पिघल जाएगी। खैर, अब बोलूं भी क्या, फ्री की जो थी। चल शांता, घर चल, फ्रिज में से बर्फ निकाल कर खा लियो। वो औरत तो अपने घर चली जाती है, लेकिन नागिन की आइसक्रीम पार्लर में आए सभी लोग जब आइसक्रीम को खाने लगते हैं, उससे पहले ही वो धरती के तेज तापमान के कारण पिघलने लग जाती और सभी लोग गुस्से में आइसक्रीम पार्लर के बाहर हंगामा करते हुए कहते हैं, अरे यार, ये कैसी आइसक्रीम दे दी है तुमने, खाने से पहले ही पिघल गई। और ये कैसी बर्फ का इस्तेमाल किया है तुमने आइसक्रीम बनाने के लिए? हमारे पैसे वापस करो। हाँ, पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। ये क्या हो गया सखी, अब क्या करें? आप लोगों ने अपने साथ साथ हमें भी फंसा दिया है। बताइए अब हम क्या करें? ये मनुष्य तो बहुत ही क्रोधित लग रहे हैं, जैसे हमें आज तो मृत्यु लोक पहुंचा ही देंगे। अब एक ही रास्ता है, हम तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं अपनी शक्ति से इन मनुष्यों को कुछ क्षणों के लिए स्थिर कर देती हूँ। उसके बाद हम तीनों यहाँ से सीधा नागलोक प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है। विशु अपनी शक्ति से सभी लोगों को कुछ पलों के लिए स्थिर कर देती है, जिसके बाद तीनों गायब हो जाते हैं। उन तीनों के जाते ही सब होश में आते हैं
और अपने सामने तीनों को ना देखकर आइसक्रीम पार्लर को तोड़ फोड़ देते हैं। और ये सब वो तीनों जादुई गोले में देखते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, आज इस आइसक्रीम पार्लर के कारण हम मनुष्य के हाथों परलोक सिधार जाते। आप दोनों ने सही से पहले गणना की थी कि आइसक्रीम किस बर्फ से बनती है। हमें इतना ज्ञान नहीं है नयन नाग। हमने तो पृथ्वीवासियों को बस अलग अलग बर्फ खाते देखा, तो हमने सोचा कि हम नागलोक की बर्फ का इस्तेमाल कर लें। हाँ, अब खाने वाली बर्फ अलग होती है और ये अलग। इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? हमें तो बस मुद्राएं कमाने के लिए यहाँ की बर्फ को अलग अलग आकार देकर बेच रहे थे। तीनों ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ मीनाक्षी नागिन आती है और ये सब कुछ सुनकर बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ हो। विशु, तुम्हें क्या लगा अपनी केंचुली को अपना रूप देकर कक्ष में सुला देने से मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम नागलोक में हो या नहीं? माँ, वो मैं तो हाँ, मैंने सब सुन लिया है कि तुम अपने आइसक्रीम पार्लर को तहस नहस करवा कर आ रही हो और तुम्हारी सारी हरकतें मैं जादुई गोले पर देख चुकी हूँ। मासीमा, हमें माफ कर दो। हम बिना बताए नागलोक से बाहर गए, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। हमने सोचा था कि नागलोक की बर्फ का सही इस्तेमाल हो जाएगा और हम कुछ मुद्राएं कमा लेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि जब भी हम पृथ्वी लोक पर वहाँ की मुद्राएं प्रकट करते हैं तो यहाँ के खजाने में कमी होती रहती है। अच्छे से जानती हूँ नव्या पुत्री, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम तीनों को सही मार्ग दिखा सकूँ। चलो मेरे साथ। मीनाक्षी नागिन तीनों को अपने साथ नागलोक के एक झरने के पास लेकर जाती है, जहाँ आकर वो इन तीनों से कहती है, देखो तुम तीनों, ये झरना नागलोक के जल का स्रोत है। मतलब इसी जल को पीकर नागलोक के नाग नागिन अपनी प्यास बुझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जल पीने के लायक है। इसलिए इस जल के जमने पर जो बर्फ मिलेगी उससे आइसक्रीम बनाई जा सकती है। और ये पानी जमाने के लिए पृथ्वी लोक पर एक यंत्र है, यानी कि फ्रिज। उसमें पानी को किसी भी पात्र में रखकर जमाया जा सकता है। माँ, तो ये यंत्र हमें पृथ्वी लोक पर ही मिलेगा ना? हाँ, इसलिए अब अगर तुम दोबारा से अपना ये पार्लर खोलोगी तो जिस हिसाब से मैंने बताया है ठीक उसी तरह से खोलना। हाँ मीनाक्षी नागिन, अब हम आपके बताए तरीके से ही अपना व्यवसाय करेंगे। तो चले विशु नागिन और नागिन नव्या। हाँ, चलते हैं, लेकिन हमें अपना रूप बदल कर जाना होगा, क्योंकि इस रूप में तो लोग हमें अच्छी से अच्छी आइसक्रीम बेचने पर भी मारेंगे। तीनों अपने अपने रूप बदलकर वापस से इंसानी रूप में पृथ्वी लोक आते हैं, जहां वो दोबारा से अपनी शक्तियों से एक आइसक्रीम पार्लर खोलते हैं और वहां पर फ्रिज यंत्र को मुद्राओं से खरीदकर उसमें पीने के पानी से बर्फ जमाकर उस बर्फ को अलग अलग आकार देकर और उसमें मिठास भरकर बेचने लगते हैं। उस दिन के बाद से उनके ये आइसक्रीम पार्लर की दुकान बहुत अच्छी चलती है और अब उन्होंने अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए नागलोक में भी एक आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत की, जिसको संभालने का कर्तव्य नैन को दिया गया और विशु व नव्या पृथ्वी लोक की अपनी आइसक्रीम की दुकान को संभालने लगते हैं।